Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 29th June 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. इवन ये आपका जीके के बेसिस पर और प्रीलिम्स के बेसिस पर इससे आपको जो फैक्ट है वो निकल कर सामने आता है. बायो फर्टिलाइजर स्कीम गेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रीन लाइट. अब यहाँ पर आपकी एक स्कीम आती है पीएम प्रणाम स्कीम. इसका फुल फॉर्म क्या है? पीएम प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ. तो आपको इस स्कीम के बारे में याद रखना है, पीएम प्रणाम स्कीम. इसे अब क्या मिल चुका है? आपका ग्रीन लाइट मिल गया, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर अप्रूवमेंट मिल गई है. अब ये स्कीम रिलेटेड किससे है? जैसे कि आप सभी को पता है, हम फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इंडिया में जो फर्टिलाइजर्स है हम इसका इम्पोर्ट करते हैं, है ना. हम दूसरी कंट्री से इसका इम्पोर्ट किया जाता है फर्टिलाइजर्स का, जिसके कारण आप सभी को पता है कि जब हम किसी चीज का इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो एक तरीके से वो हमारा बर्डन बनता जाता है. तो कई बार क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं जहां पर जरूरत होती वहां भी फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं और जहां जरूरत नहीं होती वहां भी क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं. इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें क्या करना है, फर्टिलाइजर्स का यूज कम से कम करना है. जहां उसकी ज्यादा जरूरत है आप वहां से फर्टिलाइजर्स का यूज करें. तो इसके लिए यहाँ पर आपकी आई है पीएम प्रणाम स्कीम, जिससे ये कहा गया जो आपके यूटीज हैं और स्टेट्स हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा. इस स्कीम का मेन मोटिव ये है कि जितने भी आपकी स्कीम्स हैं और यूटीज हैं तो उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि हम क्या कर सकें, फर्टिलाइजर्स और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को यहाँ पर प्रमोट कर सकें. ओके, तो आप इस स्कीम के बारे में देखेंगे. इस स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना आपकी पीएम प्रणाम स्कीम है. ठीक है, ये कब आता है? टू ब्रिंग डाउन द सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स विच इज एलिमिनेटेड टू रीच rupees 2.25 lakh crores in 2022 and 23, 39% higher than 2021 figure of rupees 1.62 lakh crore rupees. अब एक्चुअली इस स्कीम का मेन मोटिव ये है कि जैसे कि जो हम फर्टिलाइजर्स लेकर आते हैं तो वो फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में. अब इंपोर्ट करते हैं बट जब अब फार्मर्स को अगर हमने उसी प्राइस में दे दिया तो उन पर क्या हो जाएगा, प्राइस बहुत ज़्यादा होगा. इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है. आप सभी को पता है गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है. तो ये जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर क्या बनता जाता है, बर्डन बनता जाता है. ठीक है, इसी बर्डन को, इसी सब्सिडी बर्डन को कम करने के लिए यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आया गया है, जिससे ये किया जाएगा कि जो बजट है आपका सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी अंडर स्कीम रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स. ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है उसके द्वारा ये स्कीम लेकर आए गए. इसमें क्या होगा, 50% ऑफ द सब्सिडी सेविंग विल बी पास्ड ऑन द ग्रांट टू स्टेट दैट सेव्स द मनी. तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप किस तरीके से जो आपके फार्मर्स हैं, है ना, किसान है, तो उनको आप इस तरीके से मतलब प्रमोट करेंगे कि वो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका कम यूज करें, जो बायो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका ज़्यादा यूज करें, बायो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें. और इससे क्या होगा, एक तरीके से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है उसका बर्डन धीरे धीरे कम होगा. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा. अब नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है इसको डिस्कस करने से पहले हम हमारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो कल का हमारा क्वेश्चन था, Narmada river flows to the west while most other large peninsular rivers flows to the east. Why? ये 2013 का क्वेश्चन है. आप सभी को ये, सब लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर करना है. पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपकी जो नर्मदा रिवर है ये आपका पेनिनसुला इंडिया है, यहाँ से आपके एमपी से नर्मदा रिवर निकलती है, तो वो ईस्ट से कहाँ फ्लो होती है, वेस्ट की तरफ फ्लो होती है. और हम अदर रिवर्स को देखते हैं, आपकी जो कृष्णा रिवर हो गई, कावेरी रिवर हो गई, ये कहाँ से आपकी जो हम यहाँ पर देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है ना. तो ये जो नर्मदा रिवर है इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट क्यों है, इसका रीजन हमें बताना है. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली. क्या ये लीनियर रिफ्ट वैली के कारण यहाँ पर मतलब ये रीजन है क्या इसका, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंज.
हाँ, ये हमको ये तो पता है कि विंध्या और सतपुरा रेंज है तो उनके बीच से ये फ्लो होती है, बट क्या इसका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो हमें निकाल कर देना है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है द लैंड स्लोप ऑफ द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। ये जो सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो क्या इसका स्लोप जो लैंड स्लोप होता है क्या वो वेस्ट की तरफ है, इसलिए यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है आपकी कहाँ फ्लो होती है, वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। तो आप सभी को वीडियो को पॉज करना है और फटाफट सब लोगों को कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। ओके, तो आपकी कोड क्या क्या है, ओनली 1, 2 and 3 only, 1 and 3 only and none. So your right answer is option number A. आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही राइट है। ठीक है, जो नर्मदा रिवर होती है ये आपकी लीनियर रिफ्ट वैली है, इसको ऑक्यूपाई करती है, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि इसका फ्लो ईस्ट टू वेस्ट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे नर्मदा रिवर ओरिजिनेट ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेटू एट द हाइट ऑफ अबाउट 1057 मीटर। ओके, तो ये क्या है, एक पेनिसुला इंडिया है। नर्मदा एंड तापी ये वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, तो नर्मदा ही नहीं तापी रिवर भी आप इसके नीचे देखेंगे, ये आपके यहाँ पर नर्मदा रिवर आती है, ये नर्मदा बेसिन है, और ये यहाँ पर ये तापी रिवर है। तो ये ईस्ट टू कहाँ फ्लो होती है, आपकी वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। ओके, यहाँ पर आपका सरदार सरोवर डैम भी देखने को मिलेगा। अब देखिए द नर्मदा रिवर एंड तापी फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली कॉज ड्यू टू अपहीवल ऑफ द हिमालयस बिटवीन द सतपुरा इन द साउथ एंड द विंध्या रेंज इन द नॉर्थ। अब यहाँ पर सतपुरा और आपकी हम बात करते हैं विंध्या रेंज की, तो यहाँ पर आपकी रिफ्ट वैली आ जाती है। ओके, लीनियर रिफ्ट वैली आ जाती है और हिमालयस के कारण यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब क्या आप कह सकते हैं थोड़ा सा ऐसा ऊंचा टाइप में है, जिसके कारण हम क्या देखते हैं नर्मदा रिवर और जो तापी रिवर है वो वेस्ट की तरफ यहाँ पर क्या होती है, फ्लो होती है। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें से क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर सभी का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है Which of the following statement regarding laterite soil of India are correct? यहाँ पे लेटेराइट जो सॉइल्स है इसके रिगार्डिंग में आपके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, दे आर जनरली रेड इन कलर। क्या लेटेराइट सॉइल आपकी रेड कलर की होती है? दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश। क्या ये नाइट्रोजन और जो आपका पोटाश होता है उसमें ये रिच होती हैं? दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। क्या लेटेराइट सॉइल आपकी राजस्थान और यूपी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, वहां पर वेल डेवलप्ड है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका क्या है, टोपिको एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल इन दीज सॉइल्स। तो क्या टोपिको एंड कैश्यू नट्स जो आपके काजू होते हैं वो इन सॉइल्स में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं? तो आपको ये आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें से कौन से ऑप्शंस सही हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1 and 4 and 2 and 3। तो इसमें से जो राइट कोड है वो आपको यहाँ पर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following are the function and functions of the cabinet secretariat? तो आपका जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है उसके फंक्शन के बारे में बात की जा रही है। ये आपका हम बात करते हैं जैसे कि आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं, तो इनके कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस है वो हम देख लेते हैं। आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग। क्या कैबिनेट सेक्रेटरी का काम है कि वो जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उनका जो एजेंडाज होता है उसको प्रिपेयर करना। सेकेंड आपका स्टेटमेंट है सेक्रेटरी असिस्टेंट टू कैबिनेट कमिटीज। क्या ये कैबिनेट कमिटी को सेक्रेटरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं? ओके। थर्ड इज एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज। क्या ये मिनिस्ट्रीज को फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एलोकेशन करती हैं? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को इसका आंसर दूंगी। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग को यहाँ पर जो वीडियो देख रहा है सबको यहाँ पर इसका रिप्लाई करना है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यूज की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज थी सर्ज इन फूड प्राइसेस शोज इन्फ्लेशन फार फ्रॉम 10। अब यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि सब लोग को पता है कि जो टमाटर के प्राइसेस हैं वो कितने ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे जो राइस है उसका प्राइस कितना ज्यादा हाई हो रहा है, वीट का प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, आपकी जो शुगर हो गया, मिल्क हो गया, जितने भी यहाँ पर आपके जो फूड आइटम्स हैं उनका प्राइस बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, सर्च जा रहा है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ राइस, व्हीट, तुअर दाल, शुगर, मिल्क, पोटैटो, अनियन, टोमेटो क्लाइम। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री सेज सीजनल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग प्राइस ऑन डेली बेसिस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो फूड प्राइसेस में सर्ज हमें देखने को मिल रहा है, हाइक देखने को मिल रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, सीजनल फैक्टर है। क्या है आपका, सीजनल
फैक्टर्स हैं। ओके, अब देखिए जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन जैसे कि आज हम टमाटर खरीदने गए, वो हमें यहाँ पर 25 रुपए किलो मिले। हमने 1 किलो का टमाटर कितने रुपए में खरीदा? 25 रुपए में खरीदा। और मैं दूसरे दिन जाती हूँ, वही 1 किलो टमाटर मुझे मिलते हैं कितने? 40 रुपए किलो। तो यहाँ पर जो रेट में चेंजेस आया है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को कौन मेंटेन करता है? आपकी आरबीआई करती है। ठीक है, तो आरबीआई की जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो यहाँ पे इन्फ्लेशन को देखती है कि इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो, ना ही ज्यादा यहाँ पर कम हो। ओके, तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं। इन्फ्लेशन पर कब टारगेट किया जाता है? यहाँ पे आपके दो इंडेक्स होते हैं, एक होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं जब यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में चेंजेस आते हैं, मतलब कि हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन दिखाई देता है, तब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है वो यहाँ पर एक्शन लेती है। ओके, उनका जो रेपो रेट होता है और रिवर्स रेपो रेट होता है, एसएलआर होता है, सीएलआर होता है, उसको यहाँ पे चेंज करती है। ओके, बट हमें ये देखना होगा जो सीपीआई है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें फूड एंड फ्यूल को भी क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आपका फूड एंड फ्यूल भी आता है। तो कई बार क्या होता है, जो इन्फ्लेशन में सीपीआई में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, फूड एंड फ्यूल के कारण भी देखते हैं, बट जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो आपका रेपो रेट और जो रिवर्स रेपो रेट होता है इसमें चेंजेस कर देती है। तो अल्टीमेटली किस पे चेंज लाता है? आपका जो लोन वगैरह होता है ना, इंटरेस्ट रेट होता है, उसमें चेंज होता है। बट इनके लिए यहाँ पर आपके जो सीजनल फैक्टर्स हैं वो भी क्या हो सकते हैं? कभी कभी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो हमें इसमें यहाँ पर ये देखना होगा कि ये सीजनल फैक्टर किस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी साल अच्छी बारिश हो गई तो हमारे यहाँ पर खेती जो है वो बहुत अच्छी हो गई है ना, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। अब दूसरे साल हमने देखा कि बारिश अच्छी नहीं हुई, तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा अमाउंट है एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो किस पर डिपेंड है? रेन आपकी जो बारिश होती है रेन पर यहाँ पर डिपेंड है। तो जिस साल बारिश अच्छी हो गई प्रोडक्शन अच्छा हुआ, जिस साल बारिश नहीं हुई अच्छी उस साल यहाँ पर क्या हुआ? प्रोडक्शन सही नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, विंटर वाला फैक्टर भी आ जाता है कि बहुत ज्यादा अगर ठंड पड़ने लगती है तो वो भी क्या किसको? आपका जो एग्रीकल्चर होता है, क्रॉप्स होती है, उसको अफेक्ट करती है। ओके, ज्यादा सीजनल जैसे कि जब हीट वेव ज्यादा आती है वो भी आपकी जो क्रॉप्स होती है उसको यहाँ पे इफेक्ट करती है। तो कई बार यहाँ पे जो फूड प्राइसेस में सर्च देखने को मिलता है वो हमारे सीजनल फैक्टर्स भी होते हैं। इसलिए हमें डेली बेसिस पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उसे मॉनिटर करना चाहिए। क्योंकि अब देखिए जिस साल प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, अच्छा हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो प्रोक्योरमेंट है उसको हम ज्यादा कर सकते हैं। बट हमारे पास क्या है, जो प्रोक्योर करने का, फूड आइटम्स को प्रोक्योर करने का आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि सिस्टम है, वो यहाँ पर अच्छा नहीं, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि कंटिन्यूसली हमें जो फूड प्राइसेस है उसमें सर्च देखने को मिलता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये आपका आर्टिकल किसका? दिल्ली में हमने यहाँ पर पढ़ा था ऑर्डिनेंस के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ पे दो चीजें, अभी ये हाल ही फिलहाल में जो एलजी और आपके चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में ये जो टसल चल रही थी, कन्फ्लिक्ट हो रहा था, ये आर्टिकल फिर से उसी से रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया है कि देखिए हम बात करते हैं, दिल्ली आपकी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर आपका आ जाता है कौन सा आर्टिकल? 239 डबल कैपिटल ए। ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है, एक एलजी है आपके और चीफ मिनिस्टर है। एलजी के पास यहाँ पर मेनली तीन जो आपके पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका पुलिस हो गया, लैंड हो गया, और तीसरा यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर। तो इसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? एलजी का होता है। बाकी जो अदर काम होते हैं वो किस पर होते हैं? आपके सीएम के पास होते हैं। ठीक है, बट इसमें यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ये चल रहा था कि जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, है ना, जो आपके ऑफिसर्स है, सिविल सर्वेंट्स हैं, तो इन पर किसका मतलब कि उनका अपॉइंटमेंट करना है, उन्हें ट्रांसफर देना है, वो कैसे काम करें, उन्हें कैसे रेगुलेट करना है। तो इस पर क्या हो रहा था, एलजी ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। ये पूरा इशू कहाँ जाता है? आपका सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या ऑर्डर देते हैं कि आप, उन्होंने जो आपका आर्टिकल 239 डबल कैपिटल ए, इसको ही रीड किया। उन्होंने ये कहा कि एलजी के पास सिर्फ पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर पर इनका से है, डिस्क्रिशनरी पावर है। अदर जो आपके इश्यूज हैं, अदर जो मतलब एरियाज है, उस पर क्या है, आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एड और एडवाइस पर क्या कर सकते हैं? एलजी वहां पर डिसीजन ले सकते हैं, एक्शन कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट का मैटर आता है वो किसके हाथ में जाता है? चीफ मिनिस्टर के हाथ में जाता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? एक ऑर्डिनेंस लेकर आती है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर आती है और जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था उसको अंडू कर देती है। ठीक है,
ये ऑर्डिनेंस लेकर आती है। इस ऑर्डिनेंस में ये कहा जाता है कि हम क्या करेंगे, एक पैनल बनाएंगे, एक असेंबली बनाएंगे, मतलब ये एक पैनल बनाएंगे और उस पैनल में कौन कौन होगा, सीएम होंगे आपके और 2 अदर ब्यूरोक्रेट्स होंगे। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे उसे कौन अपॉइंट करेगा, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि एलजी के थ्रू इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो सर्विस वाला मैटर है उस पर किसका से हो जाएगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर होगा। मतलब कि एक तरीके से हमने आर्टिकल जो 239 डबल कैपिटल ए है उसमें हमने एलजी के पास जो आपका पुलिस है, लैंड है, पब्लिक ऑर्डर है, उसके साथ साथ हमने जो सर्विस वाला फैक्टर भी है उसको भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया है। मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने कहीं ना किसी तरीके से हमने क्या कर दिया, उसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। तो इस आर्टिकल में पूरा यही डिस्कस किया गया है और कुछ भी नहीं है। तो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 239 कैपिटल ए डबल कैपिटल ए। ये कब आता है, आपका 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है इंडिया में, इसको इंसर्ट किया जाता है तब, which declare the union territory of the Delhi to be administered by the LG who works on aid and advice of the elected legislative assembly। तो यहाँ पर ये आर्टिकल ये कहता है कि दिल्ली को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे एलजी होंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, उनकी एड और एडवाइस पर क्या करेंगे, काम करेंगे। एड एंड एडवाइस क्लॉज पर्टेन ओनली द मैटर ऑन विच द इलेक्टेड असेंबली हैज पावर अंडर द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। अब यहाँ पर आपके पास एलजी को 3 एक्सेप्शन मिले हैं कि आपकी देखिए स्टेट लिस्ट होती है आपकी और दूसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पर आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या कर सकती है, पूरा काम कर सकती है। और यहाँ पर अगर एलजी कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और जो इलेक्टेड असेंबली मेंबर्स हैं उनकी एड और एडवाइस पर काम करना होगा। और यहाँ पर एक्सेप्शन कहाँ मिलती है, 3 चीजों पर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। तो इन 3 मैटर्स पर एलजी का यहाँ पर पूरा से, उन्हें किसी भी एड और एडवाइस की जरूरत यहाँ पर नहीं है। फर्दर हम बात करते हैं, इट नोट्स द एलजी हैज ईदर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ही इज बाउंड टू इंप्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय प्रेसिडेंट ऑन द रेफरेंस बीइंग मेड बाय हिम। यहाँ पर आपकी 2 चीजें आ जाती हैं इस आर्टिकल में। क्या क्या 2 चीजें आती हैं, या तो आपके जो एलजी हैं वो एड और एडवाइस पर एक्ट करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर एक्ट करेंगे, या फिर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसपे ना तो एलजी सहमत हो रहे हैं और ना ही चीफ मिनिस्टर, तो ये पूरा मैटर किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और ये जो प्रेसिडेंट साहब जी हैं हमारे, वो क्या करेंगे, वो जो पूरा मैटर रेफर करेंगे, वो जो एक्शन लेंगे, मतलब वो जो कहेंगे, उनको क्या करना होगा, यहाँ पर उनको उस चीज को मानना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा। ऑर्डिनेंस को देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस क्या है आपका, तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और उस टाइम पर हमें कोई इंपॉर्टेंट एक्ट लेकर आना है, कोई इंपॉर्टेंट बिल लेकर आना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट होती है, वो ऑर्डिनेंस लेकर आती है। ऑर्डिनेंस कौन लेकर आता है, मेनली यहाँ पे प्रेसिडेंट के थ्रू लेकर आया जाता है। तो अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में आर्टिकल 123 ग्रांट्स करता है प्रेसिडेंट को कि वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ मेकिंग कर सकते हैं। और अगर हम गवर्नर की पावर देखते हैं तो गवर्नर अंडर आर्टिकल 213 यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। अब ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितने तक होता है, कि तो देखिए यहाँ पर हमें ये पता है कि जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, तो सेशंस के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो गैप होता है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होता है। तो अगर हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो ऑर्डिनेंस कितने टाइम तक रह सकता है, तो आपका 6 महीने। और आपके यहाँ पर कुछ वीक्स दिए रहते हैं, मतलब कि हम देखते हैं कि उतने वीक्स में यहाँ पर 6 वीक्स यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर आपको जो बिल है, मतलब आप ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसको आपको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होगा और उसमें पूरी वोटिंग वगैरह होती है, जो भी आपकी मेजोरिटी से और माइनॉरिटी से जो भी वोटिंग होती है वो पूरी वोटिंग होगी और उसके बाद उस बिल को एक्ट बनना होगा, तभी वो जो पर्टिकुलर एक्ट है उसको हम मान सकते हैं। ओके, तो ये आपका ऑर्डिनेंस हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होंगी सारी चीजें। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ मच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डज द इकोनॉमी नीड। अब आप सभी को पता है इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। आज के टाइम पे इंडिया एक बहुत ही ज्यादा, मतलब कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हाँ, हम यहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री बन चुके हैं, क्या उतनी ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रही है या नहीं हो रही है, क्या इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा या नहीं किया जा रहा। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आपके 2 सेक्टर आते हैं। पहला आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब आपकी जो प्राइवेट कंपनीज हो गई वो हो गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका सिर्फ 6% यहाँ पर सीज है, मतलब आपकी जो जॉब क्रिएट्स होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर से वो कितनी है, सिर्फ 6% है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना है आपका 94% है।
ठीक है। अब पॉपुलेशन इस आर्टिकल में देखिए ये कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, बट उतना जो लेबर फोर्स है क्या वो क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, कोई भी अगर जैसे कि आज एक बच्चा पैदा हुआ है तो वो काम करने लायक कितने टाइम बाद होगा, या तो जब वो 15-16 साल का हो जाएगा उसके बाद ही वो कैपेबल हो पाएगा ना कि वो लेबर फोर्स में या फिर किसी काम को करने में वो पार्टिसिपेट कर सके, है ना। तो वो जब 15 और 16 ईयर्स का हो जाएगा उसके बाद वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन करेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास पॉपुलेशन तो है बट जो एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इतना ज्यादा नहीं है, और बट धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होगा। बट उसके लिए हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हर टाइम मतलब हर साल वो लाखों करोड़ों जॉब्स यहाँ पर क्रिएट कर सके। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कि हम बात करते हैं वहां पे ज्यादा जॉब क्रिएशन करना होगा। हमें यहाँ पे जो एमएसएमई सेक्टर है इसको यहाँ पे बूस्ट करना होगा। जो आपकी हम बात करते हैं किसकी, स्टार्टअप्स हैं, यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं इन पर और ज्यादा यहाँ पर करना होगा, मतलब स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्रीज करना होगा। स्टार्टअप्स होंगे तो जॉब क्रिएशन होगा, ठीक है। तो हमें मेनली किस पर फोकस करना होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा से फोकस करना होगा। वही क्या कर सकता है कि ज्यादा ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकता है, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाले आपका इश्यू है उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं the organized sector is mechanized and automated and generates few jobs. That is why 94% of the labor force in the unorganized sector largely working at a low wages. तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपका 94% कंट्रीब्यूट करता है, बट यहाँ पर हमें क्या है, लो वेजेस के कारण लोग इसमें यहाँ पर रजिस्टर नहीं करते हैं, और इसी के कारण ये सारी जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट वाली यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज, आप यहाँ पर देखेंगे, भीम आर्मी चीफ आजाद शॉट एट बाय अनआइडेंटिफाइड पर्सन इन यूपी, हिज कंडीशन स्टेबल। तो यहाँ पे जो भीम आर्मी चीफ है आजाद सिंह जी, उनको यहाँ पे शॉट डेट किया गया है किसी अनआइडेंटिफाइड पर्सन के द्वारा यूपी में, और अभी उनकी कंडीशन क्या है, स्टेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपका नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है, पीएम विजिट टू यूएस वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव एवर, जयशंकर। अब यहाँ पर देखिए वेरियस जो आपके प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो विजिट में जाते हैं, यूएस की विजिट में भी पहले भी जा चुके हैं और आज भी जाते हैं, बट इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्टिव इस साल की जो विजिट रही है वो आपकी सबसे ज्यादा क्या रही है, प्रोडक्टिव रही है। तो देखिए, इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज डूइंग अनएक्सेप्शनली वेल, सेज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मोदी, ही सेज इज सीन बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी एज एन ऑथेंटिक इंडियन। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये एज अ ऑथेंटिक इंडियंस के रूप में एज अ सामने आते हैं। तो आई थिंक वी वर इन अ स्टेट व्हेन वी वर ट्राइंग रियली टू एड्रेस द ऑब्स्टिकल्स ऑफ द रिलेशनशिप, टुडे वी हैव मूव्ड इनटू द पॉजिटिव डोमेन। यहाँ पर अगर हम इंडिया और यूएस की बात करते हैं तो पहले के टाइम पर क्या था, हमारे बीच में जो ऑब्स्टिकल थे हम उसको एड्रेस करते थे कि मतलब क्या यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं उसको हमें दूर करना है। आज के टाइम पर हम कहाँ एक पॉजिटिव डोमेन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, दीज टू आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। फर्स्ट आर्टिकल आपका क्या आता है, सेंटर प्लान्स मार्केट स्कीम टू प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग। सेंटर यहाँ पे क्या प्लान करे, एक मार्केट स्कीम को प्लान किया जा रहा है। मार्केट स्कीम मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रीन क्रेडिट स्कीम को लॉन्च किया गया, प्रपोज किया है। आपकी यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट स्कीम क्या है, इस आर्टिकल में पूरा ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बारे में ही बताया गया है। तो हम इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। ये आपकी स्कीम क्या हो जाती है, इट अलाउज एजेंसी टू आइडेंटिफाई लैंड, बिगिन ग्रोइंग प्लांटेशन, आफ्टर 3 years दे वुड बी एलिजिबल टू बी कंसिडर एज अ कंपनसेंट्री फॉरेस्ट लैंड। कई बार क्या होती है, कंपनीज क्या करती हैं, जैसे उन्हें कंपनीज को स्टैब्लिश करना है, किसी भी पर्सन को, ये पर्सन ए है, इसको अपनी एक कंपनी बनानी है, तो वो क्या करेगा, उसको लैंड चाहिए। अब लैंड कहाँ मिलेगा, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया है, उनको उन्होंने क्या किया, कट किया और वहां पे उन्होंने अपनी कंपनी बना ली, ठीक है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए ये कहा जाता है कि जैसे कि कोई भी अनआइडेंटिफाइड लैंड पड़ा हुआ है तो कंपनी क्या कर सकती है, जो ए पर्सन है यहाँ पर प्लांटेशन कर सकता है और 3 साल बाद एज अ कंपनसेट वो क्या कर सकता है, मतलब जो उसने ये फॉरेस्ट यहाँ पर कट किया है तो वो एज अ कंपनसेट उसके सामने आ सकता है। तो एक तरीके से उसने क्या कर लिया, ग्रीन क्रेडिट्स को जनरेट कर लिया, ठीक है। तो इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या होंगे, दिस अलाउ फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज अ कम्युनिटी। यहाँ पर फॉरेस्ट को एज अ कम्युनिटी के रूप में हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक फॉरेस्ट एरिया कट किया और दूसरी जगह हमने फॉरेस्ट यहाँ पर क्या किया, बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉरेस्ट एरिया को हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन क्रेडिट स्कीम के थ्रू हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। दिस स्कीम अलाउ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू आउटसोर्स वन ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीफॉरेस्टिंग टू नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। यहाँ पर एक तरीके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर थोड़ी कम हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पूरी एजेंसी है उसकी पूरी डिपेंडेंसी आ जाएगी। इट दस फास्ट ट्रैक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एंड इनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इन्वायरमेंटल एसेट ऑफ द नेशन। यहाँ पर आपकी क्या है, एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर आपको ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और जो इन्वायरमेंटल आपके एसेट्स है नेशन के वो भी यहाँ पे क्या होंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट स्कीम समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज नोटो वॉर्न्स अगेंस्ट ऑनलाइन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन ट्रेड। नोटो आपका क्या है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने यहाँ पर वार्निंग इशू की है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपकी जो वेबसाइट है, सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसके थ्रू यहाँ पर जो ऑर्गन्स है उनकी यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। तो इस ट्रेडिंग को रोकने के लिए यहाँ पर क्या है, नोटो ने कुछ ऑनलाइन जो वार्निंग यहाँ पर इशू की है। अब नोटो क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो नोटो आपका है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया के थ्रू इसे क्या किया गया, सेटअप किया गया है। ये यहाँ पर क्या पॉलिसी लेकर आती है, हम बात करते हैं। इनका मेनली दो कंसर्न है, नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क, ये पूरा काम नोटो का है, और नेशनल बायोमेट्रिकल सेंटर, नेशनल टिश्यू बैंक जो आपका पूरा यहाँ पर जो भी आपको देखिए, नोटो का फंक्शन क्या है, एपेक्स सेंटर ऑफ ऑल इंडिया एक्टिविटीज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड नेटवर्किंग फॉर द प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। यहाँ पर जो हम ऑल इंडिया लेवल पर देखते हैं, जो ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टिश्यूज का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो प्रोक्यूरमेंट है वो किसके थ्रू किया जाता है, नोटो के थ्रू किया जाता है। ये आपका एक एपेक्स सेंटर है। बट यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जहां पर ऑर्गन्स की क्या की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, अनलीगली तरीके से, मतलब अनलीगल तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे वार्निंग इशू की गई है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा एक एक्ट है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 प्रोवाइड वेरियस रेगुलेशन फॉर द रिमूवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड इट्स स्टोरेज। इट ऑल्सो रेगुलेट द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन फॉर थियोप्रैक्टिकल पर्पस एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कमर्शियल डीलिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। तो यहाँ पर आपका एक एक्ट भी आता है इसी के अंडर, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है कि किसी भी ह्यूमन ऑर्गन का कैसे रिमूवल होना है और उसका स्टोरेज कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से इस एक्ट का वॉल्यूशन हुआ है। इसी के चलते यहाँ पे नोटो ने क्या किया है, एक वार्निंग इशू की है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा, नोटो से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हुई। ओके, हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन था, ओके, दिस वन इज योर क्वेश्चन। हाँ, इसका क्वेश्चन तो आप सभी को यहाँ पर आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करूंगी। आज का हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट। आपका यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरीट का काम क्या होता है, तो आप देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब वो कैबिनेट के क्या होंगे, सेक्रेटरी की तरफ काम कर रहे होंगे। तो वो किसको हेल्प कर रहे होंगे, कैबिनेट में, कैबिनेट जो मीटिंग्स है, कैबिनेट है आपकी, उसको हेल्प कर रहे होंगे। अब देखिए, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है मिनिस्टर्स को, ये काम तो कैबिनेट सेक्रेटरी करेगी नहीं, है ना। इसके लिए तो आपके वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो पूरा ही अलग है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आपका जो ऑप्शन सी है, 1 और 2 ओनली। ये क्या करते हैं, जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, इनके प्रिपरेशन का जो पूरा काम होता है वो किसका काम होता है, कैबिनेट सेक्रेटरीट का। ओके, कैबिनेट कमिटीज की बात करते हैं यहाँ पे, जो उनको क्या करती हैं, असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन्हें असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी का। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आपके फंक्शन है कैबिनेट सेक्रेटरी के। तो इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडमिनिस्टर करते हैं। ये इनका काम क्या, डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट बाय इंश्योरिंग इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन एंड इन्वॉल्विंग कंसेंसस थ्रू स्टैंडिंग एंड हॉक कमिटीज ऑफ सेक्रेटरीज। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मीटिंग्स हैं, डिसीजन है, उसको इंश्योर करते हैं, असिस्टेंट करते हैं, और जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को इन्वॉल्व करना, है ना। इसके थ्रू वो स्टैंडिंग और जो हॉक कमिटीज हैं सेक्रेटरीज को, उसको भी क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइज मतलब कि असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके यहाँ पर काम है, आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं पीडीएफ के थ्रू। ओके, जो एलोकेशन का काम होता है वो किसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज इंटरेस्टेड विद द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपकी जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसका काम नहीं होता, यहाँ पर आपकी अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसका काम होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, मतलब कि जो मिनिस्टर्स हैं
उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करना। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी का आंसर सही होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? एडुवर्स न्यूज एनालिसिस, एडुवर्स न्यूज एनालिसिस नाम से हमारा एक चैनल है टेलीग्राम में, वहां पर आपको इस एनालिसिस की पीडीएफ मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।